इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कॉन्कर चैप्टर 9 जो कि है सिस्टम ऑफ किनशिप। किनशिप का मतलब होता है आपकी रिश्तेदारियां। इट इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी। ये जो आपके रिश्तेदारियों में बॉन्ड बनते हैं ये तीन बेसिस पे बन सकते हैं। खूब ब्लड के बेसिस पे, मैरिज के बेसिस पे और अडॉप्शन के बेसिस पे। जैसे आपके फादर हैं तो ब्लड रिलेशन है, फादर इन लॉ के साथ मैरिज की वजह से रिलेशन बन गई। ठीक है। और मान लीजिए कल आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हो तो वो आपका सन है, बट वो आपका ब्लड से रिलेटेड नहीं है, वो अडॉप्शन से रिलेटेड है, बट स्टिल ही और शी इज़ योर सन और डॉटर। ठीक है। तो क्या कहेंगे, किनशिप होती है वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप जो कि फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। यहाँ पे जो बॉन्ड्स होते हैं वो तीन तरीके से आ सकते हैं, BMA, ब्लड, मैरिज एंड अडॉप्शन। यहाँ पे यूपीएससी ज़्यादातर कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स पूछती है कि पूछेगी कि फैमिली में क्या कंटेम्प्रेरी ट्रेंड है, मैरिज के अंदर क्या कंटेम्प्रेरी ट्रेंड है, यही यूपीएससी ज़्यादा पूछती है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर पूछती है। लीनिएज एंड डिसेंट पे थोड़ा हल्का हाथ रखेंगे क्योंकि पेपर 2 में इसे हमें बहुत डेप्थ में करना है। पूरा का पूरा एक चैप्टर है जहाँ पे हम पूरी की पूरी मतलब लीनिएज डिसेंट को खोल के बैठ जाते हैं, पूरा साउथ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का। तो वहाँ पे इसको अच्छे से देखेंगे। चलिए आइए नोट्स में चलते हैं। सबसे पहले तो वो यूपीएससी आपसे पूछेगी कि रिश्तों में कंटेम्प्रेरी ट्रेंड क्या है। मैंने कहा ना भाई, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड के ऊपर सवाल आते हैं। तो आप कहोगे कि पार्सन्स ने जो करंट जो ट्रेंड्स चल रहे हैं रिश्तेदारियों में उसके लिए एक फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव दिया है। पार्सन्स हिस्टोरिकल अप्रोच या फिर हिस्टोरिकल कंपैरेटिव अप्रोच का इस्तेमाल करता है। और वो ये कहता है कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हमको एक्सटेंडेड फैमिली दिखती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिंपल स्किल्स थी, कोई बड़े बड़े टूल्स तो डेवलप नहीं हुए थे, और काम लेबर इंटेंसिव था कि मतलब एग्रीकल्चर का काम होता था, है ना। तो लेबर इंटेंसिव काम था, सिंपल स्किल्स थी, इसीलिए सारे के सारे ताऊ चाचा और पापा सब साथ में रहते थे एक्सटेंडेड फैमिली में, है ना। और इसी के साथ साथ हमने ये देखा कि उसकी जो एक्सटेंडेड फैमिली या जॉइंट फैमिली की एक ट्रेडिशनल वैल्यू बनने लगी। और क्योंकि सब साथ में रहते थे तो इसीलिए सोशल सपोर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई, वहाँ पर क्या हुआ कि स्किल इंटेंसिव जॉब हो गया, यहाँ पे लेबर इंटेंसिव था, स्किल इंटेंसिव जॉब हो गया। अर्बनाइजेशन आ गई, इंडिविजुअलिज्म अपनी पीक पे पहुंच जाती है। जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी उनकी जगह पे यूनिवर्सल वैल्यूज़ आ जाती हैं। ट्रेडिशन लॉस होने लगता है, होमोजेनाइजेशन होने लगती है। इसलिए फैमिलीज़ कैसी हो जाएंगी, अर्बन एरियाज में आते आते न्यूक्लियर हो जाएंगी। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे विलियम गुड कहता है कि आज के समय मॉडर्न सोसाइटी के अंदर आपका जो स्टेटस है वो आपकी ऑक्यूपेशन के हिसाब से आएगी। भाई ये तो बात है भाई। जैसे मैं किसी से भी मिलता हूँ तो वो यही होता है, मेरे से वो कहेगा कि मेरा नाम सो एंड सो है, मैं कहूँगा मेरा नाम ये है। फिर वो पूछेंगे आप क्या करते हो, है ना। तो ऐसे करके कि आप भी देखना, किसी से भी बात करना हमेशा आपसे ये सवाल होगा कि आप करते क्या हो। तो बोल रहे कि भाई मैं आईएएस हूँ, ट्रेन में चलते चलते। तो वो सडनली बोलेगा अच्छा अरे सर क्या बात है सर, नाइस टू मीट यू। तो बोलेगा मैं अनएम्प्लॉयड। बोलता अच्छा अच्छा ओके ओके पाइनएप्पल खाओगे, ऐसे हो जाता है ना। तो विलियम गुड, स्टेटस फ्रॉम ऑक्यूपेशन आता है, और यहाँ पे लिखा है रिलेशनशिप बेस्ड ऑन इंटरेस्ट हो जाती है कि आप उन्हीं के साथ। पहले क्या होता था, रिलेशनशिप किन वाली होती थी, रिश्तेदारों से हमारी रिलेशन, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स होंगे वो रिश्तेदारों से बहुत क्लोज होंगे, तुम थोड़े कट ऑफ रह रहे हो क्योंकि तुम्हें उनसे कोई काम ही नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए काउंटर व्यू भी लिखा है। काउंटर व्यू कहते हैं कि जो आईपी देसाई कहते हैं कि फंक्शनली जॉइंट फैमिली है। तो आईपी देसाई ये कहते हैं कि हाँ स्ट्रक्चरली जॉइंट फैमिली ना हो, क्योंकि जो कुछ परिवार के लोग हैं वो अर्बन एरियाज में चले गए और न्यूक्लियर फैमिली आ गई, ठीक है। लेकिन फंक्शनली जॉइंट फैमिली है कि भाई वो न्यूक्लियर फैमिली अर्बन एरिया में बाप रहता तो है, लेकिन मतलब जो बेटा है वो रहता अर्बन अर्बन न्यूक्लियर न्यूक्लियर फैमिली के साथ में ही है। लेकिन वो इंश्योर करता है कि वो अपने पापा को गांव में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पैसा भेज रहा है ना। तो इसलिए आज भी जो पापा हैं वही मेन है। ठीक है। पॉलीन कोलेंडा कहती है कि फिजन होती है, फ्यूजन होती है और फिर फिजन हो जाती है। इसका मतलब क्या होगा, हम फैमिली को देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलीन कोलेंडा कहती है कि पहले फिजन होती है कि जैसे पापा यहाँ पे काम कर रहे हैं, बेटा जो है वो दूसरी सिटी 2 में चला गया, ठीक है, यहाँ पे काम कर रहा है, तो बेटा न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है, बेटे की शादी हो गई। अब बेटे की जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट हो गई, तो क्या होगा, पापा और मम्मी सिटी में आ जाएंगे, पापा और मम्मी सिटी में आ जाएंगी क्योंकि उसकी वाइफ भी काम करती है वाइफ की टेक केयर करने के लिए। फिर उसके बाद क्या होगा, जब बच्चा छोटा होगा वाइफ ऑफिस जाएगी और मम्मी पापा जो होंगे वो बच्चे को बड़ा करेंगे, ठीक है। और जब बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाएगा 5-6 साल का, तो पेरेंट्स वापस गांव चले जाएंगे और यहाँ पे फिर से न्यूक्लियर फैमिली बन जाएगी। तो पॉलिन कोलेंडा कहती है कि फिजन होती है, मतलब न्यूक्लियर फैमिली बनेगी, फिर बच्चा होगा तो फिर से फ्यूजन होगा, परिवार फिर से एक हो जाएगा, और फिर उसके बाद फिर से फिजन हो जाएगी जब बच्चा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि फैमिली में
फिजन, फ्यूजन और फिजन दिखता है, ठीक है, कि न्यूक्लियर फैमिली नहीं हो रही, फिजन एंड फिजन होती है। और वैसे आईपी देसाई कहते हैं कि फैमिली अभी भी फंक्शनली जॉइंट है, कि जो भी मेन फंक्शन है या फिर जो अभी भी हेड ऑफ द फैमिली है वो फादर है ना, कि अभी भी हेड ऑफ द फैमिली फादर है। जैसे आप देखते हो मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि बेटा अपनी वाइफ के साथ रहता है सिटी में, मुंबई में, और फादर जब गांव से आता है मुंबई में तो बेटा कांपता है बाप के सामने कि अरे पापा पापा बैठो पापा, है ना, कैसे है पापा, आपने बताया नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी बाप का वो जो रोल है एज अ हेड ऑफ द फैमिली वो अभी भी है, कि न्यूक्लियर फैमिली हो गई ठीक है लेकिन अभी भी हेड ऑफ द फैमिली पापा है। तो इसलिए वो कहता है कि स्ट्रक्चरली डिसजॉइंट हो गए, कि पापा दूर हो गए बेटा दूर हो गया, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है या फिर जोग्राफिकली डिसजॉइंटेड है लेकिन फंक्शनली जॉइंटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलिन बेल कहता है कि जो फिजिकल डिस्टेंस आ गया इट इज़ ओवरकम बाय इंटरनेट, टेलीफोन एंड एयरप्लेन। जैसे वो मूवीज़ में होता था, वो कहता था भाई ये तो अपनी मम्मी का ही गुलाम है, जैसे माँ बोलती है फ़ोन पे वैसे ही करने लगता है, वाइफ कंप्लेन करती है। तो उसका मतलब क्या है कि अभी भी जॉइंट फैमिली है, कि मतलब माँ जो है वो गांव में विलेज में रहती है लेकिन आज भी बेटे की जो मैरिड लाइफ है उसके अंदर उसका एक सिग्निफिकेंट रोल है। और वो किसकी वजह से हुआ? टेलीफोन की वजह से, इंटरनेट की वजह से। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये 3 पर्सपेक्टिव लिखना, आईपी देसाई का, पॉलिन कोलेंडा का और कॉलिन बेल का। इसी के नंबर मिलेंगे। चलिए, ये तो हर कोई लिखता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे फैमिली में न्यू डेवलपमेंट्स क्या हो रही है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिलीज। इसका मतलब क्या होगा कि मतलब मान लीजिए कि एक हस्बैंड था और एक वाइफ थी, है ना, इन दोनों का डिवोर्स हो गया। वैसे ही यहाँ पे एक वाइफ थी और यहाँ पे भी एक हस्बैंड था, इनका भी डिवोर्स हो गया। और भाई अब इनकी शादी हो गई तो अब स्टेप सन स्टेप डॉटर हो गए, तो उनको क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली कहते हैं। सिंगल पेरेंट फैमिली है, सिंगल पेरेंट फैमिली मतलब जैसे अमेरिका में होता है कि जो फीमेल्स होती हैं, है ना, वो बेसिकली मतलब अबॉर्शन नहीं करवाती, अगर मतलब वो प्रेग्नेंट हो जाए तो वो बच्चे को सिंगल एज अ सिंगल पेरेंट ही रेज कर लेती है विदाउट इवन गेटिंग मैरिड। या फिर ऐसा होता है कि वहाँ पे जो सोसाइटी है वो बहुत फ्लूइड है, हस्बैंड्स बहुत आराम से वहाँ पे डिवोर्सेस मिलना ये सब चीज़ें थोड़ी आसान होती हैं। या फिर वो लोग ना वहाँ पे शादी ही नहीं करते, वो साथ में रहते हैं, कभी बच्चा हो गया तो फिर ठीक है, फिर बाद में दिक्कतें हुई तो हस्बैंड विल मूव आउट एंड वाइफ विल टेक केयर ऑफ द बेबी। तो इसीलिए वहाँ पर सिंगल पेरेंट फैमिलीज हमको दिखती हैं, इंडिया में भी हमको दिखती हैं। हमको लिव इन रिलेशनशिप भी दिखता है और हम इसके लिए उत्तराखंड एक लॉ भी लेकर आए ना लिव इन रिलेशनशिप के लिए। हमको ड्यूल करियर फैमिलीज दिखती हैं जहाँ पे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ काम कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। जैसे डिंक फैमिली कहते हैं, डिंक डबल इनकम नो किड्स, कि दोनों कह रहे हैं कि भाई हम अपने करियर पे फोकस करते हैं, बच्चे बच्चे बाद में देखेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ सिंगल पेरेंट फैमिली है वो तो हमने लिख लिया। हमको होमोसेक्सुअल फैमिलीज भी दिखती हैं कि जहाँ पे दो दो मतलब फीमेल्स हैं, है ना, और वो बेसिकली एक बच्चे को बड़ा कर रही हैं, या दो दो मेल्स हैं वो बच्चे को बड़ा कर रहे हैं। इन द सेम वे हमको कम्यून लिविंग दिखती है, कम्यून लिविंग या फिर लिव इन ये भी दिखता है। तो कम्यून लिविंग हमको कहाँ पे दिखती है? ज्यूज में दिखती है, ठीक है। अब ये कम्यून लिविंग आपको ज्यूज में दिखेगी और ट्राइब्स में दिखेगी। कम्यून लिविंग में क्या होगा कि सभी के सभी बच्चे जो होंगे वो एक साथ बड़े होंगे, एक साथ खेलेंगे और सारी माएँ एक ही किचन में उस सबके लिए खाना बनेगा। समझ रहे हो? मान लो कि एक पूरे के पूरे कम्युनिटी में 100 बच्चे हैं, तो उन सभी की 100 बच्चों की मान लो कि 25 माएँ हैं। वो 25 माएँ या फिर मान लो 50 माएँ जो हैं वो एक ही साथ खाना बनाएंगी और सभी को खिलाएंगी, ऐसे करके कि अपना बेटा तो है लेकिन कम्युनिटी की मतलब पूरी कम्युनिटी के बच्चे एक साथ बड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमको दिखती हैं ज़्यादातर ट्राइबल सोसाइटीज़ में। तो आपको लिखना है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली है, सिंगल पेरेंट फैमिली है, होमोसेक्सुअल फैमिली है, लिव इन रिलेशनशिप चल रही हैं, डबल इनकम नो किड्स की फैमिलीज़ हैं, ठीक है। कम्यून लिविंग हमको ट्राइबल सोसाइटीज़ में दिख जाती है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ट्रेंड्स इन मैरिज। यूपीएससी जीएस 1 में भी आपको हेल्प करेगा कि आजकल शादियों में क्या ट्रेंड चल रहा है, कि भाई लड़कियां शादी कर रही हैं, लड़के शादी कर रहे हैं, क्या हो क्या रहा है बेसिकली। तो आप यहाँ पे कहते हो कि मैरिज की अपील तो पक्का कम हुई है। क्यों? क्योंकि हर कोई जो है वो अपनी मैरिज को डिले कर रहा है ना। मैरिज जो है वो उसकी एवरेज एज 27 तक चली गई है अर्बन एरियाज में, तो ठीक है। राइजिंग डिवोर्सेस एंड सेपरेशन, ये भी भारत की रियलिटी है। रिलेशनशिप्स आर नाउ प्रेगमेंटिक, प्रेगमेंटिक बट दैट मीन्स प्रेगमेटिक एंड रोमांटिक। इसका मतलब क्या होगा कि बहुत लड़का एंड लड़की जब किसी से शादी करते हैं या फिर तो उसमें रिलेशनशिप में आते हैं तो वो रोमांटिक तो है, ठीक है, प्यार तो है चलेगा, बट उसके अंदर प्रैग्मेटिज्म होनी चाहिए कि लड़की हमेशा असेस कर रही होती है कि भाई ये मेरे को आगे चल के हमारी शादी होगी कि नहीं होगी। भाई मतलब कि वो अपनी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा देख रही है, और लड़का भी यही देख रहा है कि मतलब मेरे पेरेंट्स मानेंगे नहीं मानेंगे। साइलेंटली हम एक दूसरे की रिलीजन, एक दूसरे की कास्ट जानना चाहते हैं, है ना। तो ऐसे करके कि
और ये भी देखना चाहते हैं कि क्या हमारे विचार मिलते हैं कि नहीं, क्या हम साथ में आगे चल के कुछ कलेक्टिवली साथ में कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो प्रेग्मेटिक की मतलब वो लोग ये भी देख रहे हैं कि इसका फ्यूचर क्या है। ठीक है, जैसे वो एक मीम था, मतलब मैंने वो देखा था, तुमको भी बताता हूँ थोड़ा, तुम भी जोक में हंसोगे। तो एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, ठीक है भाई, जोक है भाई, मैं थोड़ा सा मूड लाइट कर रहा हूँ। ठीक है। तो लड़की कहती है लड़के को कि सरकारी नौकरी ले ले, नहीं तो मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तो लड़का कहता है अगर मेरी सरकारी नौकरी लग गई तो मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, है ना। तो ये है प्रैग्मेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, कि दोनों को पता है कि आगे का फ्यूचर क्या है ना। तो रोमांस काफ़ी नहीं है कि अब तो हम इन्हीं के साथ जिएंगे, हम इन्हीं के साथ मरेंगे, वैसा वाला सीन अब नहीं है। अब क्या है, प्रैग्मेटिज्म है कि वहाँ पे वो क्लैरिटी में बता देती है लड़की की नौकरी नहीं हुई तो भूल जा। लड़का कहता है नौकरी हो गई तो तू भी भूल जाना। चलिए आगे चलते हैं भाई, दोनों ही खतरनाक हो रखे हैं। यहाँ पे लिखा है लूजिंग सेक्रामेंटल वैल्यू, कि मतलब जैसे अभी पंडित जी जो मंत्र पढ़ते हैं हम कहाँ सुनते हैं, जो भी हम वो 7 वचन जितने भी होते हैं वो लेते हैं, हमको कहाँ ही याद रहते हैं, है ना। तो उसका सेक्रामेंट वैल्यू जा चुकी है। मैरिज की एग्रीमेंटल वैल्यू है, क्योंकि लॉ में आप शादीशुदा नहीं हो जब तक आपके पास वो अग्रीमेंट ना हो, जब तक आप उसे रजिस्टर ना कराओ। इसी के साथ साथ एम्प्टी शेल मैरिजेस है। एम्प्टी शेल मैरिजेस का मतलब क्या है, पति पति एक रूफ के नीचे रहते हैं बट एक दूसरे से बात ही नहीं करते, एक दूसरे के उनके बीच में कोई भी रोमांटिक एंगल नहीं है, केयर का एंगल नहीं है, सब कुछ जा चुका है। ठीक है। और वो डिवोर्स क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि उन दोनों के जो पेरेंट्स हैं वही ओके नहीं होंगे इनके डिवोर्सेस से, या फिर अपने बच्चों, जैसे कहते हैं ना, माँ कहती है मैं तो इस आदमी के साथ बच्चों के लिए रह ली, नहीं तो इस आदमी के साथ निभाना कितना मुश्किल है ना। तो ये है एम्प्टी शेल मैरिजेस। फिर इसके बाद है वुमेन्स फ्रीडम, कि वुमेन के पास हायर फ्रीडम है ना, वो अपने इकोनॉमिक परस्यूट्स पे ध्यान दे रही है, इसलिए उसकी जो मैरिज है वो डिले होती जा रही है, कि वो डिले मैरिज डिले कर रही है। ठीक है। यहाँ पे लिखा है येट वी मैरिज स्टिल हैज़ अ वैल्यू इन सोसाइटी, कि भाई अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आपको बहुत बुरे बुरे नाम बोले जाते हैं, कोई भी वैदिक रिचुअल में आपको नहीं बुलाया जाएगा, शादियों में आपको आप मतलब सोशल गैदरिंग के अंदर जो है वो आपको नहीं बुलाया जाएगा, है ना। विडो विडो होना अभी भी टैबू है कुछ सोसाइटी के कुछ पार्ट्स में। इट इज़ एसोसिएटेड विद सेटलिंग इन लाइफ, कि अगर आपकी शादी हो गई तो मतलब यू हैव सेटल्ड डाउन। ठीक है, यू हैव सेटल्ड डाउन, इसलिए आप देखोगे यूपीएससी एस्पिरेंट कहता है नहीं भाई, जब तक यूपीएससी हो तब तक शादी वादी कुछ नहीं करनी है ना। तो ऐसे करके कि शादी होने के बाद आदमी थोड़ा चिल हो जाता है, क्योंकि एक उसको एक मतलब एक सोशल सर्टेनिटी आ जाती है ना। यहाँ पे लिखा है रोल ऑफ फैमिली इन रिचुअल्स, रिचुअल ऑफ मैरिज, तो आज भी कन्यादान होता है ना, आज भी कन्यादान होता है, और उसके बाद हल्दी मेहंदी ये सारी रस्में होती हैं जहाँ पे परिवार का होना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ फ्लरिशिंग मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स, की मैट्रिमोनियल वेबसाइट फ्लरिश हो रही है, तो इसका मतलब लोग शादी करना चाहते हैं। तुम नहीं करना चाहते वो एक बात है, लेकिन लोग करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखो फैमिली के अंदर क्या ट्रेंड है, ट्रेंड्स इन फैमिली। कास्ट इज सिलेक्टिव, क्लास इज इंपॉर्टेंट, कि आज भी जो फैमिली है ना वो कास्ट कॉन्शियस है, कि वो जानना चाहती है कि सामने वाले की जाति क्या है। जैसे कि अपर कास्ट का अगर जानना है तो क्या करेंगे, जब हम हक करेंगे तो उसकी पीठ पे हाथ फेरेंगे, पीठ पे हाथ फेर के हम देखेंगे जनेऊ है कि नहीं है। अगर जनेऊ पहना है तो इसका मतलब है कि वो द्विज वर्ण का है, कि मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य है, ऐसे करके, है ना। तो ये हम करते हैं कि जनेऊ टच करके पता करना चाहते हैं उसकी कास्ट क्या है। हम पूछते हैं आपका नाम क्या है, वो कहेगा सुधीर, अरे पूरा नाम बताइए, तो वो कहेगा सुधीर दुबे, अरे आप तो हमारे ही एरिया के हैं। ऐसे होने लगता है ना, कि हम इनडायरेक्टली जानना चाहते हैं कि उसकी कास्ट क्या है ना। क्लास इज इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो क्लास है वो इम्पॉर्टेंट है, क्लास इज स्टिल एक्टिव, क्लास इज इम्पॉर्टेंट, कि भाई ऐसे ना कि मतलब मान लो कि कोई आदमी है जो कि मान लीजिए दुबे जी 1 है, दुबे जी 2 है, दुबे जी 1 मर्सिडीज से चलते हैं और दुबे जी 2 रिक्शा ड्राइवर है, ये दोनों साथ में थोड़ी बैठेंगे अर्बन एरिया में, है ना, ये इसको मूवी नहीं लगाएगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि क्लास भी इंपॉर्टेंट है, कि दुबे जी चौबे जी के साथ बैठ जाएंगे क्योंकि दोनों मर्सिडीज से चलते हैं, लेकिन दुबे जी 2 से नहीं बैठेंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों की क्लास सेम है, इन दोनों की इकोनॉमिक पोजीशन ठीक सेम है ना, इनकी औकात सेम है, इनकी हैसियत सेम है, ऐसे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। जो इकोनॉमिक पोजीशन होती है उसके लिए क्लास का शब्द इस्तेमाल करना। फैमिली के अंदर लड़की की चॉइस को कंसिडर किया जाता है, कि पहले नहीं करते थे लेकिन अब लड़की से पूछ लेते हैं कि तुझे लड़का पसंद है, लड़की कहती है नहीं पसंद है तो शादी नहीं होती है, लड़की की चॉइस कंसिडर की जाती है। इसी के साथ साथ रोल ऑफ एल्डरली ओनली इन रिचुअल्स, कि अब जो दादा हैं वो चुपचाप कोने में पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन जब कोई रिचुअल होता है तो सामने आ जाते हैं, उनके पैर छूने के लिए उनको बुला लेते हैं, लेकिन उनका कोई रोल मेजर रोल नहीं है। जैसे पहले था ना कि दादाजी ने बोल दिया, जैसे जब भी मेट वाली वो मूवी देखिए,
उसके अंदर जब गीत जाती है अपने पंजाब अपने गाँव में, तो दादा से मिलने जाती है, और दादा कैसा है, डेंजरस है। तो वो कैसी है, ट्रेडिशनल है, लेकिन वो गाँव का स्टोरी है। लेकिन अर्बन एरिया में दादा से कोई नहीं पूछता, बिकॉज द ब्रेड विनर इज द रियल हेड ऑफ द फैमिली। द ब्रेड विनर इज द रियल हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जॉइंट फैमिली हैज़ अ सेंटिमेंटल वैल्यू। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लड़के होंगे जो कि सोचते होंगे कि अगर पैसे होंगे तो बड़ा घर बनाएंगे, जिसमें मैं, मम्मी, पापा, है ना, हम सब साथ में रहेंगे। इसी के साथ साथ अब घर जो है वो फीलियोसेंट्रिक होते जा रहे हैं। यूपीएससी ने ये वर्ड इस्तेमाल किया था और मैं बहुत खुश हो गया था कि मेरे नोट्स में ये वर्ड है। फीलियोसेंट्रिक हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है कि पहले फादर जो बोलता था वो हो रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक हुए तो फादर एंड मदर जो बोल रहे हैं वो होगा। अब ऐसा हो गया कि बच्चा ही एक है ना, तो बच्चा जिद्दी है ना, बच्चा पैम्पर्ड है, इसलिए हर चीज़ जो फैमिली की चॉइसेस है वो बच्चे के हिसाब से हो रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं तो हूँ गांव से, लेकिन मेरी फैमिली बैंगलोर में आ गई, क्यों, और बैंगलोर में रह गई, क्यों, है ना, माई फादर वॉज इन दी वॉज इन दी आर्मी। और फिर उसके बाद जब बैंगलोर में एक बार आ गए तो बैंगलोर में ही रुक गया परिवार, क्यों, क्योंकि अरे बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, है ना, तो यहीं से मैंने फिर अपनी स्कूल किया, यहीं से मैंने अपना कॉलेज करा। तुम देख रहे हो, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो गया, कि मेरी वजह से मेरा परिवार जो है वो यहाँ रुक रहा है। तो हाउस होल्ड क्या हो गया, फीलियोसेंट्रिक हो गया, कि हाउस होल्ड के डिसीजन बच्चों के हिसाब से हो रहे हैं, है ना, बच्चों के हिसाब से हो रहे हैं, कि हर चीज़ बच्चों के हिसाब से हो रही है। ठीक है, उसको कहते हैं फीलियोसेंट्रिक हाउस होल्ड। ये 6 पॉकेट सिंड्रोम क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपके दादा है, डी फॉर दादा, और डी आई दादी कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपके नाना है, आपकी नानी है, तुम्हारे तो शायद नहीं होंगे, वो तो अपनी ये जर्नी इस दुनिया की कवर कर चुके होंगे क्योंकि तुम बड़े हो। पर मैं छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चों की, जो कि 5-6 साल के, तुम्हारी नहीं। फिर उसके बाद आपके भाई मम्मी है, आपके पापा हैं, और इनका एक ही बालक हो रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों जॉब करते हैं ना, दोनों के दोनों जॉब करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तू है बालक, छोटा बालक। अब क्या हो रहा है, तूने मम्मी को कहा मम्मी मुझे हॉट व्हील्स लेनी है, और मैं तो थप्पड़ मारूंगी हॉट व्हील्स। पापा के पास गए, पापा बोले भाग भाग जाए यहाँ से, हॉट व्हील चाहिए इसको। तुम कॉल करोगे, दादा मुझे हॉट व्हील चाहिए। दादा ने बोला नहीं अभी नहीं बेटा, पहले कॉलेज कर लो। फिर तुम बोलोगे ना ना मुझे हॉट व्हील चाहिए। तो है ना, तुम देख रहे हो ना कि दादा दादी, नाना नानी, 1 2 3 4 5 6 पॉकेट एक ही बच्चे की विम्स एंड फैंसीज को फुलफिल करने के लिए बैठी हुई हैं। इसी को कहते हैं 6 पॉकेट सिंड्रोम। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से होगा ये कि जो बच्चे होंगे वो ग्रेटिफिकेशन को डिले नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि ये सोशल फिनोमिनास हो रहे हैं, कि जो बच्चे हैं उनके पास बहुत सारे अब मतलब एवेन्यूज़ आ गए, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चों की इकोनॉमी जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे अभी आपने देखा होगा, अंबानी जो रिलायंस है उसने हेमलेस करके कोई टेडी बेयर का ब्रांड है वो खरीद लिया, है ना। इंडिया के अंदर जो टॉय मार्केट है वो बूम कर रहा है, क्यों, क्योंकि भाई बच्चे की विल जो मतलब बच्चे की जो डिमांड्स है उनको फुलफिल करने के लिए 6 पॉकेट्स बैठी हुई हैं। तो इसलिए टॉय मार्केट बूम करेगा, जो चाइल्ड केयर का सामान होता है वो बूम करेगा, बच्चों के सेपरेट हॉस्पिटल्स आने लगेंगे, है ना, प्ले स्कूल्स जो होंगे वो आने लगेंगे। हार्वर्ड का प्ले स्कूल आ गया, मैं शॉक नहीं होऊंगा। चलिए समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है। फैमिली के अंदर डिवोर्स केसेस राइज हो रहे हैं, क्योंकि हर कोई जो है वो चाहता है ना कि भाई, ऐसे कि मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि भाई कि मतलब शादी गलती भी तो हो सकती है ना। इसीलिए मैं तो कहता हूँ भाई, मतलब अरेंज मैरिज में रिस्क है, थोड़ा जान पहचान के ही शादी करना। और जो आपको लगे कि परफेक्ट है उससे तो दूर हट जाओ, कि जय सिया राम, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी बाबू, ऐसे करके वो मीम है ना, वैसे करके कि भाग जाना वहाँ से। कि देर मतलब वैसे होता है ना कि हम हमेशा इनिशियली अपना परफेक्ट चेहरा दिखाते हैं, और हम जितने परफेक्ट लगते हैं उतने ही ज़्यादा इम्परफेक्ट होते हैं। सबसे मस्त आदमी वो होता है कि जो कि पहले ही बोल देता है हम ऐसे हैं ऐसे ही रहेंगे, अच्छा लगे बढ़िया, नहीं तो जय सिया राम, है ना। चलिए आगे देखिए, मेल्स आर स्टिल सीन एज ब्रेड विनर, कि आज भी परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर मेल्स आर स्टिल सीन एज अ ब्रेड विनर। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अभी वो केस भी हुआ था ना, वो क्या था, रेड ड्रम नहीं ब्लू ड्रम के केसेस हुए, है ना। तो ये क्या है, ये दिखाता है कि जब फीमेल की आप चॉइस नहीं पूछोगे तो ऐसी डिस्फंक्शनल चीज़ें होंगी। और भी केसेस हुए थे भाई, मैंने ना उनको फॉलो नहीं करा, बट ठीक है। जैसे अभी एक केस आया था, शायद किसी पुलिस ऑफिसर को उसकी वाइफ ने मार दिया था, बिकॉज शी सेड कि वो बहुत ही ज़्यादा वो था, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस करता था, तो एक दिन उसकी अता हो गई, है ना। तो आप ये भी लिख सकते हो कि मैर फैमिलीज़ में जो ये जो सिस्टम है जहाँ पे अरेंज मैरिजेस के अंदर हम डिस्फंक्शंस को भी देखते हैं, और ऐसे कुछ डिस्फंक्शंस भी हाईलाइट कर देना।
तो यहाँ पे मैंने अपने लिए फैमिली की डेफिनेशन लिखी थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ फैमिली अगला टॉपिक है। तो यहाँ पे फैमिली की डेफिनेशन है, क्या है? फैमिली एक सोशल ग्रुप है, ठीक है, विच हैज़ अ कॉमन रेसिडेंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड आर टाइड बाय बॉन्ड्स ऑफ ब्लड, मैरिज एंड अडॉप्शन, वही बीएमए, है ना। तो फैमिली में क्या होगा? कॉमन रेसिडेंस होगी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगी। फैमिली में क्या होगा? कॉमन रेसिडेंस होगी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगी। अब आप कहोगे भाई इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैसे होती है फैमिली में? मान ले तेरा चाचा है, तेरे पापा हैं, ये दोनों साथ में रहते हैं, तो उनके बीच में क्या होगा कि जब राशन आना होगा, है ना, जब राशन आना होगा तो क्या होगा कि वो अपने अपने एक कहेंगे कि 1 महीने का चाचा दे देंगे, 1 महीने के पापा दे देंगे, कि 1 महीने का राशन पापा ले आएंगे, 1 महीने का चाचा ले आएंगे। या तो फिर ये कलेक्टिवली क्या करेंगे, कलेक्टिवली 30,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। ऐसे करके हो जाएगा। या तो फिर ऐसे हो जाएगा कि घर का राशन जो होगा वो ताऊ पापा देख लेंगे, और जो बच्चों की, जैसे कि घर का राशन जो होगा वो चाचा देख लेगी, क्योंकि चाची छोटी है तो वो किचन संभालती है। और जो बाकी खर्चा है, मान लीजिए कि बच्चों की एजुकेशन का है, तो सारे बच्चों की एजुकेशन का खर्चा कौन देखेगा? पापा देख लेंगे। ऐसे करके होता है ना। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो जाती है, ठीक है। ऐसे करके ज़्यादा होता है। तो फिर चाची और मम्मी दोनों के बीच, मतलब दोनों पापा और चाचा के कान भरने लगती हैं कि भाई किचन का सामान देखा कितना महंगा हो रहा है, हमारे ज़्यादा जा रहे हैं। वहाँ पे फिर मम्मी कहेगी कि अरे महंगाई कितनी हो गई, पढ़ाई की किताबें कितनी महंगी आती हैं। तो ऐसे करते करते फिर जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है ना भाई। मैं तो भाई डेली सोप देखते देखते बड़ा हुआ हूँ। वैसे मम्मी और बहन देख रही है, मैं भी क्या करूँगा, वही देख के बड़ा हुआ। इतना बोरिंग लगता है अब वो सारी चीज़ें, है ना, कि इट इज़ लाइक कि एवरी सोशल रिलेशनशिप इज़ प्रेडिक्टेबल, एंड दैट इज़ वाई जब यूपीएससी आप करते हो तो हर कोई आपसे यही पूछता है क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। ओ नहीं हुआ, तुम्हारे 6 अटेम्प्ट हो गए, बहुत ही बुरा हुआ, भगवान चाहते नहीं होंगे, है ना, हर किसी का नहीं होता। ऐसी बातें होती है। तो इंसान खुद ही अपने रिलेशन से डिटैच हो जाता है ना। कि यार मुझे, आई डोंट रिमेंबर व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई स्पोक ऑन अ कॉल विद माय रिलेटिव्स, एंड इट इज़ फेयरली ओके। लाइक दे डोंट केयर अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, आई डोंट केयर अबाउट व्हाट आई एम डूइंग। क्योंकि अब जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं? मेरे फ्रेंड इंटरेस्ट के बेसिस पर हैं, है ना। मेरे फ्रेंड इंटरेस्ट के बेसिस पर है, जो यूपीएससी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस कर रहे हैं, या फिर कोई दूसरा एग्ज़ाम यूपीएसआई कर लेंगे या सीए कर लेंगे, है ना। तो मेरे वो फ्रेंड्स हो जाएंगे। तो इंटरेस्ट के बेसिस पे फ्रेंडशिप होती है, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाऊंगा। कि वो भी एस्पिरेंट रहे तो वो समझते हैं कि फेलियर्स आर पार्ट ऑफ द जर्नी। चलिए, अब हम देखेंगे फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ फैमिली। तो अब हम फैमिली की फंक्शनल एस्पेक्ट में आ गए। जीपी मर्डॉक कहते हैं, फंक्शनलिज्म का मतलब तो आप समझते हो ना। फंक्शनलिज्म का मतलब, फंक्शनलिस्ट स्कूल ये कहता है कि हर चीज़ जिसका एक फंक्शन है समाज में, वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फैमिली एग्जिस्ट करती है क्योंकि वो फंक्शन अदा करती है। क्या? इकोनॉमिक। हमारी यूपीएससी की सपोर्ट, पूरी प्रिपरेशन को कौन सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली? पापा या मम्मी। इसी के साथ साथ बच्चों को सोशलाइज करती है, जो भी हमारे आचार विचार हैं, है ना। जैसे जो भी, मतलब हमारी सोशलाइजेशन है पहले तो परिवार ही करता है। इसी के साथ साथ वो सेक्सुअल रिलेशंस को रेगुलेट करता है, और एंड इट कंट्रोल्स रिप्रोडक्शन ऑल्सो। इसका मतलब क्या है कि भाई मान लो कि तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं हुआ, तो भाई 36 आएंगी, 36 जाएंगी, तुम्हारी वाली तो मम्मी लाएंगी, है ना। तो वैसे करके कि आपको एक रेडीमेड स्टेटस दे देता है, जिसकी वजह से आप बेसिकली, आपकी जो सेक्सुअल रिलेशंस होती हैं ना, आप वो बना पाते हो। उन्हें मेंटेन करने में फैमिली हेल्प करती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये रिप्रोडक्शन को कंट्रोल भी करता है। इसका मतलब क्या होगा कि समाज में नहीं तो क्या होगा कि हर, मतलब अनोमी छा जाएगी ना। कि इफ, मतलब जैसे कि मैरिज है, मैरिज को कहते हैं कि इट इज सेक्सुअल यूनियन ऑफ टू टू एडल्ट्स। कि मैरिज इज सेक्सुअल यूनियन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल विच इज लेजिटिमाइज्ड बाय द सोसाइटी। ये मैरिज की डेफिनेशन है। तो अगर मान लीजिए कि सोसाइटी या फैमिली आपकी रिप्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं करे, तो उससे, उसके बाद होगा क्या कि पापा मम्मी कह रहे हैं जिसको लाना है ला, जो करना है कर। तो उससे होगा क्या? मैरिज ऐसा इंस्टीट्यूशन में तुम्हारा इंटरेस्ट चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो फैमिली होती है वो क्या करती है? रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, आपकी सेक्सुअल रिलेशंस को रेगुलेट भी करती है, बच्चों को सोशलाइज करती है, और इकोनॉमिक फंक्शन भी है। क्या आप ये लिखोगे? ना, ये नहीं लिखना। नीचे पापा बैठे हुए हैं, ये सुपरस्टार आदमी बैठा है रेनॉल्ड फ्लेचर, इसका लिखना। नंबर ही नंबर मिलेंगे, ये अथॉरिटी है भाई, ठीक है, फंक्शंस ऑफ द फैमिली में। इसी के साथ साथ यूपीएससी ने एक बार पूछा था कि पार्सन जो है वो क्या बोलता है फैमिली के बारे में। तो आपको फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव देना है, पढ़ने से पहले देखते हैं कि अगर वो कहेंगे कि पार्सन का क्या पर्सपेक्टिव है, तो हम कहेंगे कि जो वैल्यू कंसेंसस होता है सोसाइटी का, वो वो अगले अगले वाले जो जनरेशन है उसको कौन ट्रांसफर करेगा? फैमिली। ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है।
फॉर फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं, जो फैमिली होगी वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज देते हैं, तो पार्सन भी बोलेगा इकोनॉमिक रिसोर्सेज देंगे। फैमिली सोशलाइजेशन करती है तो पार्सन भी सोशलाइजेशन बोलेगा ही। तो ऐसे करके तुमने नहीं पढ़ा भाई, यू हैव टू पुट दिस, यू हैव टू राइट लाइक दिस। तुम्हें एग्जाम में हर सब कुछ नहीं आएगा, ठीक है, हम कितना भी पढ़ लें, 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो ऐसे हिरोशिमा नागासाकी जैसे होंगे जिनमें समझ में नहीं आएगा, और वहां पे तेरी फिर पता चलेगा कि तेरे को कितनी डेप्थ में सोशोलॉजी समझ में आई है, ठीक है। तो मैं ऐसे जब भी बताता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ थियरी से ज़्यादा फिलोसफी दूँ, क्योंकि वो क्वेश्चंस जब आएंगे तो तू मुझे याद करेगा कि भाई उसने ऐसा कुछ बोला था, मैं लिखता हूँ, है ना। जैसे पार्सन की बात जब भी आएगी तो वैल्यू कंसेंसस लिखना, ये किताब में थोड़ी लिखा होगा, ये तो मेरी ऑब्जर्वेशन है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। पार्सन कहता है कि फैमिली आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन कराती है, फैमिली अडल्ट पर्सनैलिटी को स्टेबलाइज करती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर जैसे हम कॉलेज में थे, है ना, तो कॉलेज में एक बार मेरे ऊपर थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, मेरे को पकड़ लिया था, है ना। तो वो कह रहे थे कि भाई पेरेंट्स को बुलाओ, तो फिर मैं थोड़ा सा वैसे हो गया था कि मतलब पहले मैं थोड़ा रूड था कि कॉलेज में कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, आपको जो करना है करो, आपको सस्पेंड करना है कर दो, फाइन चाहिए मैं दे दूंगा, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि कॉल योर पेरेंट्स। तो भाई मैंने सोचा कि भाई मेरे पेरेंट्स को फालतू में क्यों इन्वॉल्व करना, है ना, उनको भी थोड़ा ऐसे लगेगा कि भाई हमारा बेटा क्या ही कर रहा है। तो फिर मैं थोड़ा सा उस मुद्रा में आ गया, ओके सर आई अपोलोजाइज आई एम सॉरी, है ना, उस मुद्रा में आ गए। तो क्या हुआ कि फैमिली की वजह से मेरी जो अडल्ट पर्सनालिटी है वो स्टेबलाइज हो गई, और फैमिली ने ही मुझे प्राइमरी सोशलाइजेशन भी दी। ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना है कि इट स्टेबलाइजेज दी अडल्ट पर्सनालिटी। कि बहुत सारी चीज़ें हम इसलिए नहीं करते कि भाई मम्मी पापा को पता चल गया तो क्या होगा, है ना। चलिए भाई, कॉलेज में तो फाइन भी देना पड़ गया था भाई, 10,000 रुपये। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है रोनाल्ड फ्लेचर के बारे में। तो रोनाल्ड फ्लेचर जो है ये इंडिविजुअल बोलेगा कि मतलब फैमिली का जो फंक्शनल एस्पेक्ट है एक इंडिविजुअल के लिए क्या है, ठीक है। और ये कहेगा कि सोसाइटी में क्या हेल्प होती है। जो फैमिली होती है वही रिप्रोडक्शन को इंश्योर करती है, कि मतलब जो शादी होगी उसको लेजिटिमाइज, तो मतलब उसमें फैमिली के बिना कहते हैं शादी पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसे करके कि फैमिली जो होती है वो रिप्रोडक्शन का भी गढ़ होती है, कि वो आपको इनकरेज करती है, बेटा अब हमको एक पोता दे दे, मरने से पहले तो एक पोते का मुंह देख के मरेंगे, स्वर्ग नसीब होगा, है ना, ऐसे करके। और इसी के साथ साथ फैमिली क्या करती है, वो कल्चर को भी ट्रांसमिट करती है। फैमिली कल्चर को ट्रांसमिट करती है, सोशल वैल्यूज़ को ट्रांसमिट करती है, फैमिली आपको सोशलाइज करती है, फैमिली आपको रिप्रोडक्शन के एवेन्यूज भी देती है। शादी में मतलब तुम्हारा कुछ ना हो तो भाई परिवार कहीं ना कहीं से लड़की तो ला ही देगा, है ना। तो वैसे या लड़का तो ला ही देगा, लड़कियों का तो और भी ईजी है। यू गाइज हैव एन एस्केप एडवांटेज, सम देर आर सम एडवांटेजेस ऑफ पेट्रियार्की ऑल्सो। पेट्रियार्की इज नॉट बैड, जैसे हम कहते हैं ना पेट्रियार्की बैड है, पेट्रियार्की बैड नहीं है। पेट्रियार्की जो विमेन की चॉइसेस को रिस्ट्रिक्ट करती है वो बैड है ना। इसीलिए जैसे पेट्रियार्की में कहते हैं कि औरत जो है वो देवी की तरह है, ये तो अच्छी बात है, दिक्कत तब है ना जब उसे दासी की तरह भी ट्रीट करते हैं। तो वो कि पेट्रियार्की एज अ सिस्टम इज नॉट बैड। पेट्रियार्की के अंदर जो सोशल पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से फीमेल फीमेल की सब्जुगेशन होती है, या जो मतलब फीमेल को डोमिनेट किया जाता है, वो खराब है। ऐसे लिखना एग्जाम में, ठीक है। कोई भी ज़्यादा अल्ट्रा फेमिनिस्ट मत होना कि पेट्रियार्की को चैलेंज कर दिया, बिकॉज पेट्रियार्की इज अ नियर यूनिवर्सल फॉर्म, यूनिवर्सल फिनोमिना, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है रोनाल्ड फ्लेचर कहते हैं इंडिविजुअल के लिए क्या मिलता है, मैंने तो पिलर करके बनाया था। इंडिविजुअल को ये फिजिकल सिक्योरिटी देती है, कहते हैं ना जब तक मेरा बाप मेरे पीछे खड़ा है मुझे कोई नहीं छू सकता, ऐसी बातें करते हैं। इकोनॉमिक सिक्योरिटी देती है, भाई हम लोग क्या ही कमा रहे हैं, चैनल का नाम देखो भाई, फ्री यूपीएससी कोर्सेज। तो लिटरली योर एजुकेशन इज बीइंग फंडेड बाय माय फादर। इसके बाद यहाँ पे लिखा है इमोशनल सिक्योरिटी, है ना, कि फैमिली जैसे मेरा नहीं हुआ तो फिर परिवार भी गए, कोई बात नहीं, तू बस ट्राई कर, इट इज़ ओके, है ना, ऐसे हो जाता है। ये आपको लेजिटिमेट मीन्स देती है ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, शादी करवा देती है। इसके बाद एंटरटेनमेंट भी होती है, भाई फेस्टिवल घर में सेलिब्रेट तो होते ही हैं, है ना। इसी के साथ साथ ये कह रहे हैं कि रेडीमेड स्टेटस आपको मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पापा जो हैं कुछ भी हैं, मतलब मान लीजिए कि आपके पापा सब इंस्पेक्टर हैं, तो भाई एक दरोगा जी का बेटा लॉयर है तो कहेंगे ना कि भाई ये तो एडवोकेट जी का बेटा है। आपके पापा आर्मी में तो कहेंगे सूबेदार जी का बेटा है। अगर आपके पापा मान लीजिए कि मिनिस्टर हैं या फिर एमएलए हैं, एमपी हैं, तो कहेंगे ना विधायक जी का बेटा है, चाचा विधायक है हमारे, क्या बात कर रहे हैं, है ना। तो फैमिली जो है वो आपको क्या दे देती है, एक रेडीमेड स्टेटस दे देती है। और इसी के साथ साथ वो इस इंडिविजुअल को सोशलाइज भी कर देती है, उसके अंदर सोशल वैल्यूज़ भी डाल देती है ताकि सोसाइटी उसे लाइक करे। जब सोसाइटी उसे लाइक करेगी तो क्या करेगी सोसाइटी, उसे रिकॉग्निशन देगी, रिस्पेक्ट देगी, है ना। तो वो भी आपको कौन देता है, सोशलाइजेशन
फैमिली देती है। ये एक टाइम में याद नहीं होते, मजे लेने। बस यार अपने आप से ये कहना होता है मुझे समझ में आ रहा है, फैंटास्टिक, मैं वीडियो देखूंगा, नहीं आ रहा चलो निकलते हैं यहाँ से, कहीं और ढूंढते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या चेंजिंग ट्रेंड है। चेंजिंग ट्रेंड क्या है? पहले फैमिली सोशलाइज करती थी, अब स्कूल आ गए, प्री स्कूल आ गए, तो ये कर रहे हैं। पहले फैमिली आपका बिहेवियर रेगुलेट करती थी, है ना, कि मतलब मान लो तुम कुछ उल्टा सीधा करके आए तो पापा तुमको पेल देते थे पकड़ के। लेकिन अब क्या हुआ, पुलिस आ गई है जो कि बेसिकली सोशल कंट्रोल कर रही है। इन द सेम वे जो आपको इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए, जैसे बहुत सारे, जैसे अभी मेरा भी है, अगर मैं फेल होता हूँ तो मैं अपनी फैमिली से अब नहीं कहता कि मम्मी मैं फेल हो गया, है ना, मेरा किसी दोस्त का फ़ोन आ गया, मैंने उससे पूछ लिया तो उसने भी बोल दिया कि अरे कोई बात नहीं, ट्राई बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कैसा बढ़िया है, हाँ बढ़िया है, चल आजा मिलते हैं, ना, ऐसी सारी बातें होती हैं। तो इसलिए इमोशनल सिक्योरिटी जो है वो कहाँ से आ रही है, पीयर्स एंड फ्रेंड्स के थ्रू आ रही है ना, ऐसे करके आप लिख सकते हो। फिर इसी के साथ साथ हॉस्पिटल है, एंटरटेनमेंट के लिए हमने क्या बोला था कि यहाँ पे फैमिली फेस्टिवल है, लेकिन हम लोग कहाँ ही पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग दिल्ली की तंग गलियों में बैठे हुए हैं, है ना। तो हमारे लिए एंटरटेनमेंट क्या है, सिनेमा देखने चले जाते हैं, है ना, अपने पसंदीदा पर्सन के साथ हम सिनेमा देखने चले गए, तो हमारे लिए अब ये हो चुका है ये। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि फैमिली के जो ट्रेडिशनल रोल्स थे वो अब शिफ्ट हो रहे हैं। कैसे? एंटरटेनमेंट अब सिनेमा में हो जाती है ना, पुलिस जो है वो सोशल कंट्रोल कर लेती है, सोशलाइजेशन स्कूलों में हो रही है, पीयर एंड फ्रेंड्स जो है वो इमोशनल सिक्योरिटी और टेंशन मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे हैं, काउंसलर आ गए टेंशन मैनेजमेंट के लिए, है ना, हॉस्पिटल्स आ गए। जैसे मतलब मान लो मेरे को टेंशन है तो पहले परिवार देख लेता था उसको, अब क्या है, अब मैं काउंसलिंग के लिए चले जाऊँगा, 1000 रुपये की हरी पत्ती दी, अरे अब तो मिलती नहीं है 1000 रुपये की पत्ती। मान लो 500 के 2 नोट दिए और मेरे मेरे पास एक इंसान है जो मेरी दुख सुनेगा और मुझे सॉल्यूशन दे देगा, और उससे लगेगा कि मुझे दवाई चाहिए तो दवाई भी दे देगा। ठीक है, तो इफ़ यू आर हैविंग मेंटल हेल्थ इशू, गो टू अ काउंसलर। इट इज़ लाइक समटाइम्स यू हैव फीवर एंड वायरल हो जाता है भाई, गोली खाते हो पैरासीटामोल ठीक हो जाता है, इन द सेम वे मेंटल हेल्थ इशू है तो गो टू अ काउंसलर एंड टेक इट एज लाइक कि मतलब कुछ समय के लिए फीवर आया, ऐसे ब्रेन को फीवर हो गया है, बहुत नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, रोनल्ड फ्लेचर। रोनल्ड फ्लेचर ये कहता है कि रोल ऑफ द फैमिली इज ऑल्टर्ड फ्रॉम सोशलाइजिंग टू प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज फॉर सोशलाइजिंग। तो रोनल्ड फ्लेचर साहब खुद एक्सेप्ट करते हैं, वो कहते हैं कि पहले फैमिली क्या करती थी, बच्चे को सोशलाइज करती थी, आज फैमिली जो है वो रिसोर्सेज देती है फॉर सोशलाइजेशन। कि भाई फैमिली ने तेरे को एक काका नहीं सिखाया, तेरे को फैमिली ने तुझे बेस्ट स्कूल में डाला, बेस्ट कॉलेज में डाला, है ना, जितनी उनकी कैपेबिलिटी थी। आज फैमिली ने तुझे को सपोर्ट करा कि जा तू बेस्ट एजुकेशन लेकर आ और तू आईएएस बन, है ना, बेस्ट एस्पिरेशन में भी फैमिली तेरे को हेल्प कर रही है। ठीक है, चलिए ये हमको समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डिसफंक्शंस ऑफ अ फैमिली, एवरीथिंग इज नॉट गुड, है ना। जैसे कहते हैं ना कि जो मतलब ऐसे सुसाइड केसेस होते हैं कोटा में, तो वो कहते हैं कि भाई उसमें फैमिली का भी रोल था। इतना ज़्यादा बच्चे को दबा देते हैं, इतना एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बच्चा पगला जाता है, बच्चा कॉल करता है टेंशन की मतलब वो टेंस्ड है कि भाई पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया। यहाँ से परिवार बोल रहा है कि बेटा आप घर तभी आना जब आईएएस बनोगे, या बेटा आप घर तभी आना जब आप कोटा, क्या कहते हैं ये, क्या कौन सा आईआईटी हो जाएगा तुम्हारा, है ना। और मैं तो तुमको यही कहूँगा भाई, जीवन एक ही है, हम किसी को खुश करने के लिए नहीं आए, है ना, हम किसी को खुश करने के लिए नहीं आए। एंड ऑनेस्टली कोई आपसे खुश नहीं होगा, पेरेंट्स हो गए, कोई आपसे खुश नहीं होने वाला है, ना आपका पार्टनर, ना आपके पापा, ना आपकी मम्मी, ना आपके पेरेंट्स। तो अब आप कहोगे भाई तो फिर क्या करें, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो अपनी एक्सपेक्टेशन को मिनिमम करो। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि थोड़े से चिल हो जाओ, अपने आप को ये कहो कि मैं ये एग्ज़ामिनेशन इसलिए दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन डिफ़िकल्ट है, अगर मैं इसे करूँगा तो क्या होगा, मेरे पास परसिवेरेंस का एक एटीट्यूड आएगा। यूपीएससी होगा तो आई विल बिकम एन आईपीएस आईएएस वॉट एवर ऑफिसर, नहीं होगा तो मैं आगे चल के किसी फील्ड में जाऊँगा, है ना, आगे चल के किसी फील्ड में जाऊँगा तो झंडे गाड़ दूंगा। आप मेरा एग्जाम्पल देखो, है ना, मैं छोटा एग्जाम्पल हूँ, वैसे भी इनसिग्निफिकेंट हूँ, बट आप ये देखो, आई स्टार्टेड दिस चैनल अराउंड 1 मंथ अगो। इस पर आज 800 सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, वो तो ठीक है, सब्सक्राइबर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट सी द मेन थिंग, है ना, एक महीने में 800 सब्सक्राइबर, इट इज़ ओके, वो इतनी कोई फ्लॉन्ट करने वाली चीज़ नहीं है। इस चैनल पे मैंने एक महीने में 150 वीडियो डाल दिए, 150 वीडियो, 150 वीडियो, है ना, एज अ सिंगल क्रिएटर जो कि वीडियो बना भी रहा है, वीडियो एडिट भी कर रहा है, थंबनेल भी बना रहा है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग्स, है ना, सब कुछ देख रहा है और कमेंट्स का भी रिप्लाई दे रहा है। क्यों, ये डिसिप्लिन मेरे पास पहले नहीं था। आई वॉज नॉट अ ग्रेट गाय इन इंजीनियरिंग, है ना, इंजीनियरिंग में मेरे 50-60% ही थे। बट हाउ डिड दैट हैपन, व्हेन आई स्पेंड 5-6 years of my life into UPSC,
उसके बाद मतलब मैं इस स्टेज पर पहुंचा हूँ कि मैं किसी चीज़ को, चाहे वो कितनी भी बोरिंग हो, चाहे मैं कितना भी ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड हूँ, मैं उसको आई कैन चेज दैट थिंग, है ना, मैं उसको एंड तक चेज कर सकता हूँ। तो ये एटीट्यूड कहाँ पे आया? ये एटीट्यूड मेरा यूपीएससी प्रिपरेशन में आया, है ना। और मेरा हमेशा से बिगिनिंग से ये था कि मतलब क्या ही हो जाएगा, मैं आईएएस हो भी जाऊंगा तो। मतलब ऑन डे वन इट वाज लाइक दैट कि हाँ ठीक है, ट्राई करते हैं, अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। कि मैं एंड मतलब आई थिंक दैट दैट रियली वर्कड आउट फॉर मी। और मेरी फैमिली भी ऐसी रहती है कि भाई जो करना है करो, इट इज़ ओके, है ना। तो दैट दैट एटीट्यूड रियली हेल्प्ड मी कि मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कभी मेंटल हेल्थ के लिए किसी के पास जाना पड़े, या फिर कभी ऐसा कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, है ना। अपना सिंपल है कि अपने को पता है जीवन एक है, और आप कुछ ना कुछ कर ही लेते हो। कि आपके पापा के पास नौकरी है ना, तुम्हारे चाचा के पास नौकरी है ना, हर कोई अंत में कुछ ना कुछ कर लेता है ना, तू भी कर लेगा। अगर तू फ्यूचर के बारे में आज ज़्यादा सोचेगा तो तेरा कल खराब है। सिंपल रहना है कि भाई जो मेरा धर्म है, मेरी जो ड्यूटी है, पता है क्या होता है। मतलब चलो एक काम करते हैं, पहले इसको कवर करते हैं, फिर उसके बाद मैं ना आपको माइंड का एक पर्सपेक्टिव दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डिसफंक्शंस ऑफ अ फैमिली। कि फैमिली स्टेटस कोइस्ट है। फैमिली मतलब आप कह रहे हो कि भाई मेरे को ये लड़की पसंद है, भाई मैं तो इसी के साथ शादी करूंगा, ये लड़की फैंटास्टिक है। फैमिली कहती है अरे यार उसकी कास्ट नहीं है ना, दलित दलित है वो लड़की, या फिर कुछ ऐसा बोल देंगे। तो ये क्या है कि फैमिली स्टेटस कोइस्ट है ना। कि फैमिली जो है वो चाहती है कि स्टेटस को मेंटेन हो। इसी के साथ साथ इट प्रोपोगेट्स द आइडियोलॉजी ऑफ द हैव। कि बेटा बहुत, हैव्स की आइडियोलॉजी क्या थी कि भाई मतलब कंज्यूमरिज्म। तो ये कहते हैं ना कि बेटा पैसे पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने, कि आपको बेसिकली एक ही मोनोफोकस देते हैं कि पहले जॉब करना है, जॉब से पैसे कमाने हैं, आप कहें मेरे को पैशन करना है, तो फिर वो कहता है, फरहान कहता है अब्बा नहीं मानेंगे, थ्री इडियट्स में, अब्बा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि अब उसके अब्बा को चाहिए कि इसके पास पैसा हो। और उसके अब्बा को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि भाई उसके अब्बा के घर पे कोई नहीं आता, क्योंकि उसके अब्बा गरीब है ना। तो ये चीज़ कि मतलब ये जो फैमिली है वो आपको बचपन से ही तैयार करती थी, पैसे 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 कमाओ, पैसे कमाओ। इस मामले में मैं थोड़ा लकी था कि जैसे मतलब आर्मी बैकग्राउंड से थे, है ना। तो वहाँ पे ऐसे था कि रिस्पेक्ट पैसे की है ही नहीं, है ना। रिस्पेक्ट पैसे की है ही नहीं, रिस्पेक्ट रैंक की है। रिस्पेक्ट रैंक की है, रिस्पेक्ट टैलेंट की है। कि मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई अशोक चक्र आ गया, कोई मतलब अशोक चक्र या कीर्ति चक्र आ गया, ठीक है, या शौर्य चक्र आ गया, जो कि लोअर है, हवलदार है या जेसीओ है ना, उसको एक ऑफिसर भी सैल्यूट मार रहा है। क्यों? और आगे से सैल्यूट मार रहा है ना। कि मतलब वो भी उसको अच्छे से ट्रीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने प्रूव कर दिया कि एक सोल्जर रैंक के लिए नहीं बनता, एक सोल्जर बनता है वॉर के लिए। और वो आदमी वॉर फील्ड में जाके बैंड बजा के आया है, तो इसलिए उसका मतलब आप कह लो कि स्टेटस रैंक के हिसाब से कर्नल ऊपर होगा, लेकिन टैलेंट के हिसाब से हम कहेंगे कि जब वॉर के टैलेंट की बात होगी तो जो अशोक चक्र है वो ऊपर है ना। तो मेरे दिमाग में यही बैठा हुआ है। तो इसलिए मनी इज नॉट समथिंग विच कैन रियली ड्राइव मी। लाइक आई वॉज समबडी हु गॉट प्लेस्ड इन द कंपनी। मैं बोला भाई कंपनी में कौन जाएगा, पैसे कमाने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है, जितने की ये सैलरी दे रहे इतना तो ज़मीन से ठेका आ जाता है। तो यहाँ पे लिखा है डेविड कूपर। डेविड कूपर क्या कह रहे हैं? आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग डिवाइस है। फैमिली जो होती है वो आपको, वो बेसिकली आपको कंडीशन कर देती है स्टेट की आइडियोलॉजी से, ठीक है। फैमिली की एक्सपेक्टेशन की वजह से मेंटल डिसऑर्डर होने लगते हैं। फेमिनिस्ट कहते हैं कि भाई ये पेट्रियार्की को आगे जाके प्रोपोगेट करता है। अगर एक बेसिकली 2013 में डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, वो वाला, ठीक है, डीओपीटी जो होता है एक पेपर रिलीज करता है, वो कहता है कि बिहाइंड एवरी करप्ट इंडिविजुअल देर इज एन एम्बिशियस फैमिली। अब आप कहोगे प्रूफ कर दो, तो हमने भाई लिखते लिखते भाई मेरी स्पेलिंग चली जाती है, ठीक है। देर इज एन एम्बिशियस फैमिली, इसका आप कहोगे प्रूफ कर दो, पूजा खेड़कर। पूजा खेड़कर का जो भी ड्रामा हुआ, हमने देखा ना कि कैसे उसकी जो पूरी फैमिली थी वो उस सीन में इन्वॉल्व थी, है ना। तो वैसे करके कि मतलब जो फैमिली होती है वही मतलब क्या कहती है, जैसे मतलब मान लो तुम करप्ट हो, तुम्हारे पापा कहते हैं कि भाई तू चोर आदमी है, ये जो पैसा है इसको फेंक के आ घर पे, चोरी का पैसा नहीं आएगा, तुम चोरी नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या था कि पूजा खेड़कर को कहाँ इतना सिस्टम के बारे में होगा, भाई शी वॉज अ सिंपल इंडिविजुअल लाइक अस। तो वो सब किसने किया? इट वॉज दी फैमिली, है ना, जिसकी पॉलिटिकल अफिलिएशन थे, एक्स ब्यूरोक्रेट थे फैमिली के अंदर, दादा ब्यूरोक्रेट थे भाई, है ना। तो आप देख रहे हो ना कि करप्शन कैसे होती है। डीओपीटी 2013 के पेपर में कहते हैं बिहाइंड एवरी करप्ट इंडिविजुअल देर इज एन एम्बिशियस फैमिली। एम्बिशियस फैमिली मतलब जो रिच होना चाहती है लेकिन किसी भी तरीके से, है ना। एनी हाउ वाला वो तरीका गलत है। रिच होना अच्छी बात है, या रिच होने के एम्बिशंस होना अच्छी बात है, बट बाय एनी हाउ दैट इज रॉन्ग। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मार्क्स कहता है कि फैमिली हैम्पर्स क्रिएटिविटी।
तो मार्क्स कहता है कि फैमिली जो होती है, क्योंकि वो जो कैपिटलिस्ट क्लास की आइडियोलॉजी है उसको ही प्रोपोगेट करती है, इसलिए वो क्रिएटिविटी को मार देती है। जैसे फरहान को फोटोग्राफर बनना था, बनने नहीं दिया, है ना, वो तो बेचारा रेंचो था तो बन गया। ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना है। ये हो गया हमारा फैमिली के डिस्फंक्शंस। क्या यूपीएससी पूछेगी? नहीं। आपको ना एक पासिंग रेफरेंस देना है, इसीलिए मैंने मतलब क्या, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा मतलब फिलोसफी डाल दी, है ना, मैंने इसमें ज़्यादा फिलोसफी डाल दी, क्योंकि आपको इसको पासिंग रेफरेंस में लिखना है प्लीज़। ठीक है भाई, 12-12 पॉइंट मत लिख देना, वो बोलेगा भाई ये इतने अपने परिवार से दुखी है, भाई ये परिवार को खुश नहीं कर पा रहा, ये जहाँ डिस्ट्रिक्ट के जाएगा पूरा डिस्ट्रिक्ट हिला देगा, है ना। तो थोड़े थोड़े आपको लिखने होते हैं, है ना, थोड़े थोड़े आपको लिखने होते हैं। कि फैमिली की एक्सपेक्टेशन की वजह से मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। फेमिनिस्ट स्कूल कहता है कि फैमिली जो है वो पेट्रियार्की को प्रोपोगेट करती है। डीओपीटी का पेपर है जो कि कहता है कि फैमिली एम्बिशियस ज़्यादा होती है और वहाँ पे मीन्स राइट फॉलो नहीं होते, तो करप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फैमिली मार्क्स कहता है कि क्रिएटिविटी को हैम्पर करती है, ऐसे करके लिखना है। चलिए आगे देखते हैं हम सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है कि समाज के अंदर काम को कैसे डिवाइड करा है। तो फिर जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है वो ये कहती है कि हर वो काम जिसमें पावर है, जैसे कि डीएम हो गया, या से पुलिस हो गई, या आर्मी हो गई, या पॉलिटिक्स हो गई, है ना, हर वो काम जहाँ पे ज़्यादा है, जैसे कि डॉक्टर मेल होगा, नर्स फीमेल हो जाएगी, है ना, कोई कंपनी का सीईओ मेल होगा, रिसेप्शन जो उसकी सेक्रेटरी होगी वो फीमेल हो जाएगी, है ना। जहाँ पे प्रेस्टीज ज़्यादा है, जैसे कि पॉलिटिशियन, है ना, तो वहाँ पे सारे के सारे क्या होंगे, मेल बैठा देंगे। और जहाँ पे लो पावर है, लो पे है, लो प्रेस्टीज है, वहाँ पे क्या होगा, फीमेल आ जाएंगी। तो यह इसको कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए दो अप्रोच होती हैं। एक है बायोलॉजिकल अप्रोच जो कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में लगती थी कि स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना किसके पास ज़्यादा है, मेल के पास ज़्यादा है, इसलिए मेल हंट करेगा और जो वो हंट लाइक लेकर आएगा तो वो थक जाएगा, तो फीमेल उसे कुक करेगी। तो ये आपको मसाई ट्राइब में दिख जाएगा। इसी के साथ साथ एक लियोनल टाइगर, भाई ये नाम है, ठीक है भाई, लियोनल टाइगर, ये कहता है कि जेनेटिक्स जो है वो मेल की तरफ जो है वो मेल को सपोर्ट करते हैं, कि मेल इज जेनेटिकली सुपीरियर। ठीक है, इसीलिए मेल जो है, जो सोसाइटी के अंदर ये कहता है कि मेल जेनेटिकली सुपीरियर है, इसलिए सोसाइटी पेट्रियार्कियल है। ठीक है, तो ये इसका हो गया बायोलॉजिकल नोशन, कि ये कहते हैं कि हिस्ट्री में जब हम लोग एक साथ रहने लगे, फैमिली का सिस्टम कॉन्सेप्ट आया, ग्रुप लिविंग का कॉन्सेप्ट आया, तो क्योंकि मेल के पास स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना ज़्यादा था, तो वो बाहर के काम करता था और फीमेल घर के काम करती थी। और आज जब मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ गई, तो वो पैटर्न पेट्रियार्की का एंशियंट सोसाइटी में जो था वो इतना री हो चुका है कि आज इंडस्ट्रियल सोसाइटी में वो पेट्रियार्की बन चुका है, जहाँ पे औरत जो है कि हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वाइफ क्या करती है, हाउस वाइफ है ना, ऐसी बातें हो गई। और दोनों बैंगलोर में रहती हैं, दोनों मतलब ऑफकोर्स मतलब एक साथ बैंगलोर में रहते हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो कौन सा है, स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव है। फेमिनिस्ट क्या कहती है, फेमिनिस्ट कहती है कि पूरा स्ट्रक्चर, समाज का ढांचा ही पेट्रियार्कियल है, पूरा का समाज का ढांचा ही क्या है, बायस्ड है टुवर्ड्स मैन। कैसे? वो कहती है डोमेस्टिक फियर किसको दे दिया, फीमेल को दे दिया। लो वेज वाले काम किसको दे दिए, फीमेल को दे दिए। हाई हाई स्टेटस वाले जो जो काम है वो मेल ने रख लिए, लो स्टेटस वाले हमको दे दिए। तो वो कहती हैं कि समाज का स्ट्रक्चर ही पेट्रियार्कियल है। क्योंकि समाज का स्ट्रक्चर पेट्रियार्कियल है, तो वो कहती है कि ये स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन फीमेल के साथ हो रही है। ठीक है, स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन होती है फीमेल के साथ। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, है ना, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो न्यूक्लियर फैमिली आई, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे इंडस्ट्री लगी तो लोग यहाँ पे आके रहने लगे, तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन हुई, तो न्यूक्लियर फैमिली आई, है ना। तो न्यूक्लियर फैमिली आई तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो मेल था वो इंडस्ट्री में काम करता था, और जो फीमेल थी वो क्या करती थी, वो खाना बनाती थी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जो कैपिटलिस्ट है ना, वो और ज़्यादा पेट्रियार्की को फर्दर करता है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस वाइफ इमर्ज, कि जो वाइफ है वो हाउस में रहेगी, काम करेगी, और जो मेल होगा वो इंडस्ट्री में जाके लेबर करेगा। ठीक है, तो दिस वॉज द इंटायर आइडिया। अब आते हैं हमारे उस बात पे भाई, समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना, मतलब जैसे मैं तो इस चीज़ को मतलब ये तो मेरी यहाँ पे लिखा हुआ है, आई वुड से, अब मतलब टॉपिक खत्म हो गया चैप्टर 9, यू कैन गो। व्हाट आई एम सेइंग ना, कि द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर, द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर
इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग, वर्क यू आर अवॉइडिंग। भाई मैंने जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी अपनी, मेरे साथ कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, ठीक है। मेरे साथ बहुत सारे लड़के थे, लड़कियां थी जिन्होंने तैयारी शुरू करी। आई वॉज द ओनली वन जो कि एंड गेम तक गया। आधे चले गए कॉरपोरेट में, आधे चले गए फैमिली बिजनेस में, आधों की शादी हो गई और मैं ही रुका। और बाकी मेरे साथ और भी दो दो तीन लोग रुके। तुम्हें पता है जो मेरे साथ बाकी दो थे, है ना, they all reported at some point in their life that they are struggling with mental health issues. And I would say that कि हाँ, मतलब मुझे भी कभी ना कभी तो होता ही है कि आपका हार्ट रेस करता ही है, थोड़ा सा डर लगता है, अनसर्टेनिटीज़ होती हैं। बट लार्जली मैं ये कहूँगा कि आई हैव बीन एबल टू कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल दिस। एंड यू नो वॉट वॉज द रीज़न, एंड मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि भाई जब मैं पढ़ नहीं रहा ना, जब मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, उसी टाइम पर जो मेरी आप कह लो कि जो एनजाइटी है वो पीक कर जाएगी, उसी टाइम पे जो स्ट्रेस है वो पीक कर जाएगा। और उसके बाद जब अब जो समय आ गया है, इतनी समझ आ गई है कि भाई जब तक मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, कि जब तक मैं पढ़ रहा हूँ तब तक मैं घातक हूँ, है ना, जब तक मैं पढ़ रहा हूँ तब तक मैं घातक हूँ। जैसे वो कहते हैं ना कि घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ, कि हाँ मतलब वी ऑल आर बैटलिंग विद मेंटल हेल्थ इश्यूज। हम सब की हार्ट रेस हो जाती है जब मेंस का प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है। हम सब एंटिसिपेट करते हैं, हम सब बार बार जाके रिफ्रेश करते हैं कि क्या रिजल्ट आया। लेकिन मैंने देखा कि घायल होने के बावजूद जब तक मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, जब तक मैं पढ़ रहा हूँ मैं घातक हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं जानना कि मेंटल हेल्थ में क्या होता है क्या होता है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं बहुत ही सेटिस्फैक्शन के साथ सोता हूँ 7-8 घंटे जब तक मैं पढ़ रहा हूँ। और मैं घातक होने के लिए क्या करता हूँ, घातक मतलब डेंजरस, कि घायल तो हूँ, कि मेंटल हेल्थ के लिए वल्नरेबल हूँ क्योंकि इतने सालों से तैयारी कर ही रहे थे। लेकिन डेंजरस कैसे हो पाता हूँ मैं? भाई एक सिंपल चीज़ मैं करता हूँ, सुबह उठने के 30 मिनट्स के अंदर अंदर, ठीक है, पानी बाद में पीना है, पहले मुझे एक पेज रीड कर लेना है, या जो पढ़ना है मैं एक दिन पहले लिख के रख लेता हूँ एक स्टिकी नोट पे, और उसका एक चीज़ मैं आधे घंटे के लिए पढ़ लेता हूँ। फिर मैं उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, अपना पानी पीता हूँ और दिन शुरू करता हूँ, ठीक है। और ये करते करते क्या हो जाता है कि फिर आराम से दिन में 5-6 घंटे आप आराम से कर लेते हो, ठीक है। जैसे ये वीडियोस देखो भाई, आई हैव अपलोडेड मोर देन 150 वीडियोस। आपको तो 150 दिखते हैं, बैक एंड में तो 200 हो चुके हैं ना। जो पूरा कोर्स जो मतलब मैं कर रहा हूँ, मतलब बैक एंड में आई हैव रिकॉर्डेड मोर देन 200 वीडियोस। और इस चैनल पे पब्लिकली आज, जैसे आज 26 जनवरी है, तो यहाँ पे अराउंड 130 वीडियोस के आसपास तो होंगे, है ना। मैं ऐसे क्यों कर पा रहा हूँ? फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि मुझे ये चीज़ पता है कि भाई जब तक मैं अपने एम्बिशन को डेंजरसली परस्यू कर रहा हूँ, आई विल कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, आई विल कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम एनी मेंटल डिजास्टर एंड मेंटल ट्रॉमा, एंड आई विल बी एंड दिस डिसिप्लिन दैट आई कीप ऑन डे 1 डे, है ना, कि आज भाई मैंने 6 वीडियो अपलोड करे या 4 वीडियो अपलोड करे, अगले दिन ये मुझे मोटिवेट करेगा कि भाई आज भी 4 करने, आज भी 4 करने। और उस चक्कर में क्या होता है, इस चैनल पे आप देखिए 1 महीने में 800 सब्सक्राइबर आ गए, है ना। एंड इवन आफ्टर सीइंग सो मच विद एम्प्टी पॉकेट्स, है ना, विद एम्प्टी पॉकेट्स, आई एम एबल टू हैव अ विजन कि भाई आई कैन हैव अ चैनल वेयर आई कैन मेक फ्री यूपीएससी कोर्सेज फॉर दोज who might not be able to afford it, है ना। और फॉर दोज who are finding it difficult to study alone, तो उनसे एक भाई बंदी वाले फॉर्मेट में मैं उनसे पढ़ लूँ, वो मेरे साथ पढ़ लेंगे, है ना। तुम देख रहे हो कि ये विजन कहाँ से आ पा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, कि मुझे पता है कि जब तक मैं पढ़ रहा हूँ तब तक मुझे कुछ नहीं हो रहा, तब तक मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे खाना नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनी बडी, आई जस्ट नीड माई बुक्स एंड आई जस्ट वॉन्ट टू स्टडी, है ना, लाइक अ रिचुअल, है ना। तो इसीलिए आप कोई मुझसे पूछेगा ना जो अपनी थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में है या लास्ट अटेम्प्ट में कि भाई पढ़ना क्यों है, तो मैं कहूँगा इसलिए क्योंकि जब तक तू पढ़ेगा ना, तेरी जो सेल्फ वर्थ होगी, एक सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ होती है, सेल्फ इमेज जो होती है ना, वो एकदम एकदम एस्पेरेंट वाली होगी। जब तक तेरी सेल्फ इमेज अच्छी है ना, तेरा मूड पॉजिटिव है, तेरा मूड पॉजिटिव है। और जब तक तेरा मूड पॉजिटिव है ना, तेरे साथ सिर्फ अच्छा होगा, सिर्फ अच्छा होगा। तेरे साथ बुरा होगा तो उसमें भी अच्छा ही ढूंढ लेगा कि अच्छा हुआ ना, ब्रेकअप हो गया, अच्छा हुआ भाई, है ना, अब दूसरी मिलेगी, अच्छी मिलेगी, ऐसे होने लगेगा। और अगर तेरा मूड खराब है तो नो बडी वॉन्ट्स टू बी विद यू, है ना। और फिर ब्रेकअप होगा तो ऐसे पकड़ लेगा भाई, मे बी आई मैं मतलब कि मैं ऐसे ही रहूंगा, है ना। तो इसीलिए सेल्फ इमेज के लिए पढ़ना है। तू बस एक जो कोर है ना तेरी, जो तेरी कोर है दैट इज यूपीएससी, तू बस इसके ऊपर ध्यान दे, आसपास का सब हो जाएगा, परिवार, रिश्तेदार, नाम, रुतबा, शोहरत, इज्जत, सब हो जाएगा। बस तू इस पे ऊपर ध्यान दे कि तू सुबह उठ रहा है ना, तो अपने आप को बोल कि जैसे सबसे पहले हम वो करते हैं ना जो हमारा धर्म होता है, तो लोग पंडित पूजा करता है ना,
तो तू क्या करेगा, तू यूपीएससी करेगा। आधे घंटे के लिए यूपीएससी करना है, सुबह उठते ही पानी रख लिया टेबल पे, पानी पीते पीते आधे घंटे यूपीएससी के लिए पढ़ लिया, न्यूज़पेपर ही पढ़ लिया, कुछ भी कर लिया, तू देखेगा तू अलग ही लेवल पे नाचेगा 1 महीने के बाद। तो विद दिस वी हैव फिनिश्ड चैप्टर 9। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 10।